हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ही सही होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आधुनिक भारत के लेक्चर सीरीज शुरू कर दिया है और इसमें मैंने बता दिया प्रथम 5 वीडियो में कि जो यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है उससे रिलेटेड जो फ्रांसीसी कंपनी आती है, पुर्तगाली कंपनी आती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। तो ये सबका सारा डिटेल मैंने कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट को भी ऐड करके मैंने पिछले 5 लेक्चर में आप लोग को मैंने बता दिया है फ्रेंड्स। तो वहां से अगर आप लोग नहीं देखे होंगे वो वीडियो तो आप लोग जरूर वो वीडियो देखें, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें मैंने कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट भी ऐड किया फ्रेंड्स। ये फैक्ट आप लोग को जल्दी नहीं मिल पाएगा और वो भी फैक्ट किस बेसिस पर ऐड किया है, तो वो फैक्ट ऐड किया है फ्रेंड्स एक तो शॉर्ट नोट्स बनाकर, और उस शॉर्ट नोट्स को आप बस स्क्रीनशॉट लेकर और वहां से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो आपके लिए एकदम बने बनाई खाना मैं आपको परोस रहा हूँ फ्रेंड्स। आपको खाने में क्या लग रहा है, आप लोग खाइए उस चीज को, खाकर पचाइए मीन्स उसको याद कीजिए, और जो याद कीजिएगा वही आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग बस मेरे लेक्चर सीरीज जो वीडियो है उस वीडियो के साथ फ्रेंड्स आप बने रहिए। आप लोग को फ्रेंड्स एकदम दावा के साथ कह रहा हूं कि आप लोग को इतिहास के साथ फ्रेंड्स हिस्ट्री के साथ आप लोग को खेलना सिखा दूंगा एकदम। बस आप लोग को यही कोशिश करना है कि मेरे जो लेक्चर सीरीज आता है तो उस लेक्चर सीरीज के साथ साथ आप बिल्कुल ही बस बने रहे और उस चीज का भरपूर आप लाभ उठाए फ्रेंड्स। इसी सिलसिले में, इसी श्रृंखला में मैं आज एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ, और ये टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, तो जब मुगल 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद आने वाले 52 वर्षों में 8 शासक चेंज होते हैं। मीन्स 52 वर्षों में 8 शासक क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये आते जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसी से पता लगता है फ्रेंड्स, क्या पता लगता है कि जो औरंगजेब के बाद जो भी शासक आते हैं वो क्या होते हैं, एकदम दुर्बल शासक होते हैं फ्रेंड्स। और इन्हीं की दुर्बलता का फायदा उठाकर बहुत सारे जो मुगल साम्राज्य का राज्य होता है, जो क्षेत्र होता है, वो क्या होता है फ्रेंड्स कि स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में इतना ही नहीं फ्रेंड्स, स्टेट जो राज्य है ये तो स्वतंत्र हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में क्या होता है कि जो यूरोपीय कंट्री होती है, मीन्स यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है, मीन्स कहने का मतलब फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि अपना यहाँ पैठ और ज्यादा बना लेती है फ्रेंड्स। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने बता दिया था कि ये पैठ कैसे बनाती है यहाँ पर, तो वो पिछले 5 लेक्चर में मैं आपको बता दिया था। और इस लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि जो मुगल साम्राज्य पतनशील अवस्था में चला गया था, तो पतनशील अवस्था में जाने के बाद बहुत से राज्य क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और वो कौन कौन से राज्य स्वतंत्र होते हैं, इसी स्वतंत्र राज्यों के बारे में हम यहाँ पर आपके समक्ष चर्चा करेंगे। और ये केवल कॉन्सेप्ट ही नहीं फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट के साथ हम फैक्ट भी यहाँ पर देखने का कोशिश करेंगे, जिसके बाद आपको और दूसरे बुक की बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि इस सिलसिले में क्या होता है आगे। तो इसी सिलसिले में, इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मुगल साम्राज्य जब पतनशील अवस्था में जाता है फ्रेंड्स, तो एक एक करके श्रृंखला वाइज क्या होता है कि अवध अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है, मैसूर स्वतंत्र कर लेता है, पंजाब स्वतंत्र कर लेता है, हैदराबाद, मराठा, कर्नाटक, सिख और बंगाल इत्यादि साम्राज्य क्या होते हैं फ्रेंड्स कि छोटे छोटे साम्राज्य क्या होते हैं कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुगल साम्राज्य क्या था फ्रेंड्स, पतनशील अवस्था में चला गया था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में फ्रेंड्स हम सबको डिटेल वाइज देखेंगे, सबको वीडियो बाय वीडियो, स्टेप बाय स्टेप सबको हम यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार अवध स्वतंत्र होता है और अवध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला जाता है, किस प्रकार मैसूर स्वतंत्र होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों चला जाता है, किस प्रकार पंजाब स्वतंत्र होता है और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों चला जाता है, किस प्रकार हैदराबाद स्वतंत्र होता है, हैदराबाद के निजाम किस प्रकार स्वतंत्र होता है, और बाद में सहायक संधि के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों लग जाता है। तो ये सबको हम फ्रेंड्स वीडियो बाय वीडियो हम आप ये सारे टॉपिक को, सारे स्टेट को हम
कवर करने का प्रयास करेंगे। परंतु इसी सिलसिला में सबसे प्रथम बार हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि अवध स्वतंत्र होता है मुगल साम्राज्य की पतनशील अवस्था को देखते हुए फ्रेंड्स। तो इसमें हम आगे समझने का प्रयास करेंगे कि अवध अपने आप को किस प्रकार स्वतंत्र करता है और क्यों स्वतंत्र करता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग इसी सिलसिले में आगे हम लोग समझने का जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये अवध स्वतंत्र होता है फ्रेंड्स। अवध में बहुत सारे शासक होते हैं जिसका शासक का लिस्ट हम यहाँ पर अवध के नवाबों का लिस्ट हम यहाँ पर जारी कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स तो सआदत खां के नेतृत्व में यहाँ पर अवध को स्वतंत्र घोषित किया जाता है फ्रेंड्स। और इसी का डिटेल हम यहाँ पर सब व्यक्तित्व से रिलेटेड यहाँ पर जो भी नवाब है तो इस सब नवाब का हम लोग चर्चा करते रहेंगे फ्रेंड्स। तो इसी परिप्रेक्ष्य में सआदत खां आते हैं, फिर सफदर जंग आते हैं, फिर शुजाउद्दौला आते हैं, फिर आसफ उदौला आते हैं, फिर वजीर अली आते हैं, फिर शहादत अली खां आते हैं फ्रेंड्स, फिर गाजी उद्दीन हैदर अली खां आते हैं, फिर नसरुद्दीन हैदर अली आते हैं, फिर मोहम्मद अली शाह आते हैं, फिर अमजद अली आते हैं और अंततः लास्ट में देखेंगे फ्रेंड्स तो वाजिद अली शाह अंतिम अवध के नवाब होते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि कुशासन के आधार पर डलहौजी के माध्यम से, डलहौजी का क्या नीति होता है फ्रेंड्स आप लोग भूलिएगा मत। डलहौजी जब आता है गवर्नर जनरल बन के फ्रेंड्स 1833 के एक्ट से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि डलहौजी क्या होते हैं फ्रेंड्स कि भारत का गवर्नर जनरल होते हैं और वे क्या करते हैं कि यहाँ पर अवध को कुशासन के आधार पर ये अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक एक करके हम लोग देखेंगे, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम लोग ये समझ ले सबसे पहले फ्रेंड ये समझ ले कि अवध का स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या था, उसका सामरिक महत्व क्या था फ्रेंड्स। तो इस मैप के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। इस प्यारे भारत में फ्रेंड्स इधर देखिए तो महाराष्ट्र वाला इलाका, ये महाराष्ट्र वाला इलाका में ये कौन रहते थे, यहाँ पर किसका पैठ था तो मराठा लोग का पैठ था यहाँ पर। और ये मराठा क्या करते थे कि फ्रेंड्स चौथ और सरदेश मुखी के माध्यम से ये नजदीक वाले जितने भी साम्राज्य है उस पर अपना शासन जमाने का प्रयास करते थे फ्रेंड्स। अगर कोई चौथ और सरदेश मुखी नहीं थे तो उस पर प्रत्यक्ष आक्रमण कर देते थे और कब्जा कर लेते थे। और अगर कोई चौथ और सरदेश मुखी दे तो उसको यूं ही छोड़ देते थे फ्रेंड्स, ताकि वहां से निरंतर चौथ और सरदेश मुखी आते रहे और ये अपना आगे का काम जो भी हो वो करते रहे। फिर फ्रेंड्स ये मराठा वाला एरिया हुआ। फिर आगे देखेंगे इधर बिहार बंगाल उड़ीसा फ्रेंड्स उस समय का जो 18वीं शताब्दी का जो बंगाल था उस बंगाल में कौन कौन था तो ये पश्चिम बंगाल था फ्रेंड्स, बिहार था, उड़ीसा था, ढाका था और आज का कौन था बांग्लादेश। तो ये वाला इलाका क्या होता था फ्रेंड्स 18वीं शताब्दी में बंगाल के एरिया में आता था। तो ये एक रफ मैप के माध्यम से मैं बता दूं कि ये वाला जो एरिया था फ्रेंड्स ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों चला गया था। यही कारण था कि इस वाले सेंटर पर अपने राजधानी के रूप में कलकत्ता को ये बनाते हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखेंगे, ये मैंने बता दिया पिछले लेक्चर में फ्रेंड्स कि यहाँ पर किस प्रकार दुर्गीकरण करते हैं और फोर्ट विलियम बनाते हैं। और बाद में इसी सिलसिले में दुर्गीकरण के सिलसिले में फ्रेंड्स चंद्रनगर का दुर्गीकरण कौन करे तो इसी बीच में फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के बीच में टकराहट होता है और सिराजुद्दौला बोल देता है कि भाई यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ये किलेबंदी जो फोर्ट है उसको किलेबंदी नहीं करना है। तो इसी सिलसिले में फ्रांसीसी मान जाते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नहीं मानते हैं, कंपनी नहीं मानता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, जब मैं बंगाल कवर करूंगा तो बंगाल के समय में आपको बता दूंगा कि किस प्रकार वहां पर पलासी का युद्ध होता है और पलासी का युद्ध का पृष्ठभूमि क्या था। इसके बाद क्या होता है कि बक्सर के युद्ध के समय पृष्ठभूमि क्या था और उसका कारण परिणाम हम लोग आगे जब बंगाल का लेक्चर में बताऊंगा, बंगाल का लेक्चर में दूंगा तो उस समय आपको बिल्कुल ही क्लियर कर दूंगा फ्रेंड्स। तो ये एक हम लोग रफ मैप समझते हैं कि अवध का सामरिक लोकेशन क्या था। तो ये वाला एरिया मराठा, ये वाला एरिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये दोनों के बीच में, ये दोनों मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कौन था फ्रेंड्स तो यही अवध था। तो ये वाला अवध जो था, अवध वाला एरिया फ्रेंड्स ये एक बफर स्टेट मतलब कि एक मध्यवर्ती राज्य के रूप में काम करता था।
और ये मध्यवर्ती राज्य किसके बीच में, तो मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता था। ये डायरेक्ट मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक दूसरा से टकराते नहीं थे। क्यों? क्योंकि बीच में कौन पड़ गया था, अवध पड़ गया था फ्रेंड्स। अगर अवध का विस्तार हम लोग देखें फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि इस वाला एरिया में ये कन्नौज, पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में ये वाला एरिया फ्रेंड्स कर्मनाशा, ये वाला एरिया कौन है, कर्मनाशा नदी। तो ये देखिए, पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में कर्मनाशा तक कौन था, ये अवध का साम्राज्य था फ्रेंड्स। और यही अवध का साम्राज्य मध्यवर्ती राज्य के रूप में काम करता था किसके बीच में, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में। फ्रेंड्स देखिए, ये अवध को डायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। क्यों? इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि अगर अवध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मिला लेता अपने साम्राज्य में, तो डायरेक्ट यहाँ मराठा से टकराहट हो जाता। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कभी नहीं चाहती थी कि डायरेक्टली रूप से मराठा से हमको टक्कर हो। क्यों? क्योंकि मराठा अगर दोनों के बीच में अगर टकराहट होती, तो मराठा क्या होते, विजय को हासिल करते, विजय प्राप्ति करते। तो इन्हीं के डर से फ्रेंड्स इस अवध पर तब तक अपने साम्राज्य में नहीं मिला इस अवध को, जब तक कि मराठा को पूर्णतः नहीं हराया गया। तो फ्रेंड्स ये था, इसका हम भौगोलिक परिदृश्य बता दिए और इसका सामरिक महत्व बता दिए। और एक एक करके देखेंगे कि यहाँ पर किसके बाद कौन से शासक आते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंट कार्य होता है, और वो इंपॉर्टेंट कार्य किस प्रकार हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड, पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज अवेलेबल है, लेकिन हम लोगों को उस चीज को इतिहास के पन्नों से निकालना है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वाधिक इंपॉर्टेंट हो फ्रेंड्स। तो उसी इतिहास के पन्नों से मैं ये सारा फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको साझा करूंगा फ्रेंड्स, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेहतर हो और आपके एग्जामिनेशन की तैयारी में एक रणनीतिक साबित हो फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे पहले हम बता दूं कि शहादत अली खां के नेतृत्व में क्या होता है कि अवध को स्वतंत्र घोषित किया जाता है फ्रेंड्स। और इनका उपाधि, ये जब बंगाल का नवाब बनते हैं, अवध का जब नवाब बनते हैं फ्रेंड्स, तो ये एक उपाधि लेते हैं। और इन्हीं उपाधि के फलस्वरूप इनका पूरा नाम क्या होता है फ्रेंड्स, तो शहादत खां बुरहान उल मुल्क। ये बुरहान उल मुल्क क्या है फ्रेंड्स, इनकी उपाधि है और एक्चुअल नाम क्या है, शहादत खां। फ्रेंड्स ये मैंने बता दिया था कि इसका क्या है, चौहदी क्या था। तो फिर देखिए, ये मराठा और अंग्रेजों के बीच बफर स्टेट के काम करता था। ये मैंने यहाँ पर मैप के माध्यम से आपको बता दिया फ्रेंड्स। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में कौन नहीं जानता है फ्रेंड्स। ये क्या करते हैं कि इन्हीं के समय में ये आगरा का गवर्नर बना देते हैं किनको, शहादत अली खां को। जब मोहम्मद शाह रंगीला होते हैं, तो ये मोहम्मद शाह रंगीला ये क्या करते हैं कि आगरा के गवर्नर किसको बनाए होते हैं, तो यही शहादत खां को। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ये प्रमोशन देकर 1722 ईस्वी में ये अवध का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं फ्रेंड्स, आगरा से। और मेन कहाँ, आगरा से शिफ्ट करके अवध के सूबेदारी यहाँ पर किसको दे देते हैं, शहादत खां को फ्रेंड्स। अब देखिए, इनकी शक्ति दिनों पर दिन क्या होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है फ्रेंड्स। यही कारण था कि ये चाहते थे कि हम अवध तक सीमित न हो और अवध से हम बाहर भी निकलकर, मुगल साम्राज्य उस समय पतनशील अवस्था में तो था ही, तो ये मुगल साम्राज्य को अपने में अवशोषित करने के लिए, अपने में समावेशित करने के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं कि इनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है ये चरम पर चल जाती है। और ये चाहते हैं कि हम अवध से निकलकर और अवध के बाहरी वाला इलाका पर हम कब्जा करें। और इसी परिप्रेक्ष्य में क्या करते हैं कि ये नादिर शाह को आक्रमण करने के लिए ये आमंत्रित करते हैं कि आइए भैया, यहाँ पर मोहम्मद शाह को हराइए, और हराने के बाद हम आपको ये एक लालच देते हैं फ्रेंड्स। ये शहादत खां एक लालच देते हैं किसको, तो नादिर शाह को लालच क्या देते हैं कि आइए रंगीला, जो मोहम्मद शाह रंगीला है, मोहम्मद शाह रंगीला पे आप आक्रमण करके इनको पराजित कीजिए, और पराजित करने के बाद आपको अकुत संपत्ति की प्राप्ति होगी। और इसी अकुत संपत्ति में ये फ्रेंड्स 50 करोड़ ये बताते हैं कि आप आइए यहाँ से 50 करोड़ लेकर जाइए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और साथ ही
मुगल सम्राट का जो पोस्ट है वहां से भी आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति जरूर होगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में क्या करते हैं फ्रेंड्स, नादिर शाह 1739 ईस्वी में आक्रमण करते हैं मोहम्मद शाह रंगीला पर, और मोहम्मद शाह रंगीला को हराकर ये करनाल का युद्ध होता है फ्रेंड्स। तो ये याद रखिएगा, करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला को क्या किया जाता है, हरा दिया जाता है। किसके द्वारा, तो नादिर शाह द्वारा। इसी परिप्रेक्ष्य में ये फ्रेंड्स देखिए ये क्या होता है कि अब तो हरा दिए, नादिर शाह आ गए, अब नादिर शाह जिस लालच में आक्रमण करते हैं उस लालच की पूर्ति नहीं हो पाती है, और 50 करोड़ क्या फ्रेंड्स, 50 करोड़ इनको मिल ही नहीं पाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये बोलते हैं, नादिर शाह कहते हैं कि ये 50 करोड़ मोहम्मद शाह रंगीला से नहीं मिला, तो इसकी क्षतिपूर्ति आप कीजिए। तो शहादत अली खां, ये जो शहादत खां है, ये क्षतिपूर्ति करने में असक्षम होते हैं, और यही कारण होता है फ्रेंड्स कि ये अपनी सम्मान की रक्षा करने के लिए, ये फ्रेंड्स जहर खा के और विष पान करके ये क्या करते हैं, अपनी मृत्यु कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार देखिए 1739 में ही ये क्या करते हैं, शहादत खां ये अपनी सम्मान की रक्षा करने के लिए ये जहर खाकर जहर खाकर ये मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार देखिए तो ये शहादत खां ये क्या होता है, ये मर जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स राजनीतिक शून्यता उत्पन्न। तो भाई अगला अवध का नवाब कौन होगा, तो इसका अवध का नवाब, इसका उत्तराधिकार के रूप में इसका बेटा था सफदरजंग। तो ये सफदरजंग क्या करते हैं कि ये गद्दी संभालने का भरपूर प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ये सफदरजंग कौन होते हैं फ्रेंड्स, तो सफदरजंग कौन होते हैं, तो सफदरजंग शहादत खां का भतीजा और ये दामाद भी होते हैं फ्रेंड्स। सॉरी मैंने पुत्र बता दिया था, आगे पुत्र नहीं होगा, ये कौन है, भतीजा, और कौन है, दामाद है, ठीक, भतीजा थे ये फ्रेंड्स। तो ये क्या करते हैं कि अब गद्दी को यहाँ पर अवध के नवाबी को संभालते हैं, और इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है कि 1742 ईस्वी में ये अवध से निकलकर और पटना वाला एरिया में ये अपना कब्जा जमाते हैं, वहां पर आक्रमण करने के उपरांत। फिर 1744 ईस्वी में क्या होता है कि फ्रेंड्स उस समय मोहम्मद शाह रंगीला ही होते हैं मुगल सम्राट, और ये क्या करते हैं कि ये वजीर बनाकर सफदरजंग को ये वजीर भी बना देते हैं। मुगल सम्राट का वजीर कितना बड़ा ओहदा है फ्रेंड्स, ये उस समय मालूम होता था। तो ये वजीर बना देते हैं मोहम्मद शाह किसको, तो सफदरजंग को। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ये 1748 ईस्वी में क्या होता है कि जब अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के बीच जब लड़ाई होता है, तो इनका एक सकारात्मक हस्तक्षेप देखने के लिए मिलता है, और ये सकारात्मक हस्तक्षेप फ्रेंड्स यह इस युद्ध को मणिपुर का युद्ध भी बोला जाता है, और इस मणिपुर के युद्ध में ये अहम भूमिका सफदरजंग अहम भूमिका निभाते हैं फ्रेंड्स। इतना ही नहीं, आगे आने वाले जो अहमद शाह, यहाँ पर देखिए इसके बाद अहमद शाह जब आते हैं, अहमद शाह जब मुगल सम्राट अहमद शाह जब आते हैं, तो ये क्या करते हैं कि फ्रेंड्स ये वजीर, पहले से तो मोहम्मद शाह रंगीला वजीर बनाए नहीं थे, ठीक, लेकिन जब मोहम्मद शाह रंगीला को जब अहमद शाह आते हैं तो इन्होंने भी वजीर का पद इनको देने का प्रयास किया फ्रेंड्स, और बाद में ये वजीर का पद फिर आगे देखेंगे फ्रेंड्स, तो राज्य का उच्च पद योग्यता के अनुसार प्रदान किया। कहने का मतलब क्या है कि जो सफदरजंग है, ये सफदरजंग अपने अवध के एरिया में जो भी योग्य पदाधिकारी है, जो भी योग्य व्यक्ति है, तो योग्यता के आधार पर ये पोस्ट एलोकेट करने का ये प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उच्च पद के रूप में एक हिंदू महाराज नवाब राय को ये एक उच्च पद प्रोवाइड करते हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ये सांस्कृतिक विकास का अगर स्वरूप देखें तो सफदरजंग लखनऊ वाले एरिया मीन्स और अवध वाले एरिया में क्या करते हैं कि ये लखनवी तहजीब को विकसित करते हैं, और अंततः 1754 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है फ्रेंड्स। अभी मैं कुछ देर के लिए फ्रेंड्स हट जाता हूं, आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि ये बार बार रिवीजन आप इस चीज को करते रहें। हो गया फ्रेंड्स, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे हम शुरू करते हैं। इस स्क्रीनशॉट को फ्रेंड्स देखिए, ये एक शॉर्ट नोट्स है, इस शॉर्ट नोट्स को आप बार बार देखते रहिए, आपको अलग से आपको नोट्स बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस इसी को आप बार बार देखते रहें। और ये इनफ फैक्ट्स है फ्रेंड, इससे ज्यादा फैक्ट्स आपको और किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। हम 3-4 सोर्स से इस चीज को इकट्ठा करके और आपके समक्ष उपस्थित किया हूँ फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं, आगे शुजाउद्दौला आते हैं फ्रेंड्स। ये शुजाउद्दौला कौन होते हैं, तो सफदरजंग के
पुत्र होते हैं। फ्रेंड्स हम लोग मेन जो नवाब होते हैं, इस मेन नवाब जो महत्वपूर्ण नवाब है जी, जो अपने कार्यकाल में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आगे देखेंगे कि शुजाउद्दौला क्या होते हैं, कि सफदर जंग के पुत्र या क्या करते हैं कि ये अवध के नवाब के रूप में सामने आते हैं। इनके शासनकाल में फ्रेंड्स देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, और इसी महत्वपूर्ण घटना के परिप्रेक्ष्य में फ्रेंड्स सबसे पहले आता है पानीपत का तृतीय युद्ध। इनका शासनकाल क्या होता है फ्रेंड्स, तो 1754 से लेकर 1775 तक। तो इसी बीच में फ्रेंड्स देखिए क्या क्या होता है कि इसी बीच में पलासी का युद्ध भी होगा 1757 में, इन्हीं के बीच में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध भी होगा, इन्हीं के समय में बक्सर युद्ध भी होगा 1764 ईस्वी में। तो इन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पानीपत का तृतीय युद्ध फ्रेंड्स 1761 ईस्वी में ये किसके किसके बीच में होता है, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में होता है फ्रेंड्स। फिर आगे देखते हैं, ये मीर कासिम को शरण दी। मीर कासिम को आखिर शरण की जरूरत क्यों पड़ी फ्रेंड्स, तो जब हम बक्सर के युद्ध जो बंगाल हम आपको पढ़ाएंगे तो उस समय हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार मीर कासिम को संरक्षण की जरूरत पड़ी और बक्सर का युद्ध कैसे होता है, उसकी पृष्ठभूमि, कारण और परिणाम क्या था, तो वो हम डिटेल्स आपको बता देंगे। बस आप यहाँ इतना ही समझ लीजिए कि जो शुजाउद्दौला का शासनकाल था, तो इन नवाबी के मतलब इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है कि पानीपत का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध फ्रेंड्स, और इसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है फ्रेंड्स। और इस इलाहाबाद की संधि के माध्यम से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र, जो अवध का क्षेत्र होता है, इस एरिया को उठाकर किसको दे दिया जाता है फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने इस एरिया को उठाकर किसको, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप देता है। और शाह आलम द्वितीय को सौंपने के बाद यहाँ से दीवानी और जो भी कर वसूलना होता है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलना शुरू कर देती है फ्रेंड्स। फिर आगे देखेंगे 1773 ईस्वी में एक बनारस की संधि होती है, और इस बनारस की संधि के समय हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स यहाँ का क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। और ये क्या करते हैं कि कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र को ये फिर से क्या करते हैं फ्रेंड्स, बेच देते हैं। ये इलाहाबाद की संधि के माध्यम से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया था, लेकिन बनारस की संधि के बाद ये कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र को फिर क्या करते हैं, ये बेच देते हैं फ्रेंड्स 50 लाख रुपया में। फिर आगे देखेंगे कि 1775 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है फ्रेंड्स, इनकी शुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है। तो ये था इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण परिघटनाएं। फिर आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि आसफउद्दौला, ये फ्रेंड्स आसफउद्दौला, शुजाउद्दौला के बाद आसफउद्दौला। तो ये आसफउद्दौला कौन होते हैं, तो ये शुजाउद्दौला का पुत्र होते हैं फ्रेंड्स। और इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र गद्दी पर आसफउद्दौला बैठते हैं नवाब, अवध के नवाब के रूप में फ्रेंड्स। सबसे प्रथम ये कार्य क्या करते हैं, तो ये अपनी राजधानी परिवर्तन करते हैं, और जो राजधानी पहले फैजाबाद थी उस फैजाबाद को कहाँ शिफ्ट करते हैं, लखनऊ में शिफ्ट करते हैं फ्रेंड्स। और यही लखनऊ क्या हो जाता है कि अवध का फिर बाद में कालांतर में अवध का एक महत्वपूर्ण सेंटर बन के सामने आता है फ्रेंड्स। फिर आगे देखेंगे 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए फ्रेंड्स लखनऊ में क्या होता है कि इमाम बाड़ा इमाम का निर्माण किया जाता है। ये फ्रेंड्स देखिए अवध से संबंधित ये महत्वपूर्ण स्थापत्य कला के रूप में सामने आता है। हम यहाँ पर फ्रेंड्स खुद जाकर घूम कर आए हैं, क्योंकि कभी एक एग्जाम देने के दरमियान मैं लखनऊ गया था, तो उस समय इस इमाम बड़ा इमाम छोटा इमाम छोटा वहाँ पर इसको विजिट करके फ्रेंड्स एकदम स्थापत्य कला का एक अमूल चूर मीन्स क्या बोले कि एक अतुल्य नमूना वहाँ पर ये था। और ये किसने बनाया था फ्रेंड्स, तो आसिफउद्दौला ने बनाया था। और क्यों बनाया था फ्रेंड्स, तो ये मुहर्रम का त्योहार आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं तो इनका सर्वाधिक मीन्स जो क्या बोले कि इम्पोर्टेंट त्योहार में अगर देखें तो ईद मुहर्रम यही सब आते हैं। तो यही मुहर्रम मनाने के लिए फ्रेंड्स ये इमाम बाड़ा का यहाँ पर स्थापना किया गया था फ्रेंड्स। फिर आगे देखेंगे तो शहादत अली खान द्वितीय आते हैं फ्रेंड्स, शहादत अली खान द्वितीय। तो फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि ये वजीर अली उतना इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। और क्यों इम्पोर्टेंट नहीं, तो क्योंकि ये एकमात्र साल भर के लिए ये यहाँ पर नवाब के रूप में आते हैं। फिर यहाँ पर शहादत अली खान के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये 1798 से लेकर 1814 ईस्वी तक। तो इसी समय में देखेंगे फ्रेंड्स कि 1799 ईस्वी में
ये सहायक संधि की जाती है। और सहायक संधि करने वाला कौन होता है फ्रेंड्स? तो ये क्या बोलते हैं? लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली का आप लोग भूलिएगा मत कि लॉर्ड वेलेजली का इंपॉर्टेंट कार्य क्या था? तो ये सहायक संधि किया था। और सहायक संधि का फ्रेंड्स हम जब गवर्नर आप लोग को बताएंगे तो उस गवर्नर के समय में हम आप कवर कर देंगे कि ये सहायक संधि क्या था। एक छोटा ओवरव्यू दे दे रहा हूं कि सहायक संधि के माध्यम से विदेश मंत्रालय का नियंत्रण कौन करता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करता था। और इसके बाद सेना, जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेना रखेगी उस जगह में, उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उस सेना का खर्च कौन देगा? उस जगह का नवाब देगा, उस एरिया का नवाब देगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ के शासकों के पैसे से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पल रही थी फ्रेंड्स, और नाम मात्र का एक संरक्षण दिया जा रहा था। और ये बोला जा रहा था कि हम आपको संरक्षण देंगे, लेकिन संरक्षण एक ढोंग और एक छलावा था फ्रेंड्स, एक छलावा था फ्रेंड्स। और इसके माध्यम से ये क्या करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे उस पर नकेल कसने का प्रयास करती थी फ्रेंड्स। तो ये देखिए अब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर ये चाहते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो डायरेक्टली सहायक संधि नहीं करके डायरेक्टली क्या करते कि उसको अपने एरिया में मिला लेते, लेकिन ऐसा उन्होंने वेलेजली ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले बता दिया था कि ये तब तक बफर स्टेट के रूप में यहाँ पर रहने दिए जब तक कि मराठा को पूर्णतः ये समाप्त नहीं कर दिए। अगर मराठा यहाँ पर रहते और अवध को अपने में मिला लेते, मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ तक साम्राज्य आ गया और डायरेक्ट यहाँ पर मराठा के सीमा से ये नजदीक हो जाता और टकराहट शुरू हो जाती। इसीलिए यह क्या करता है कि मध्यवर्ती राज्य को यूं ही बनाए रखते हैं और पूर्ण नियंत्रण नहीं करते हैं फ्रेंड्स। कब तक नहीं करते हैं? जब तक मराठा पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण नियंत्रण नहीं हो जाता। फिर आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि जितने भी शासक हुए तो ये उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हुए फ्रेंड्स, इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हुए। हम लोग को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो ये लास्ट वाला अब हम लोग देखेंगे वाजिद अली शाह। ये वाजिद अली शाह फ्रेंड्स क्या होते हैं कि अंतिम नवाब होते हैं। और अंतिम नवाब होने के दरमियान ये क्या करते हैं कि 1854 ईस्वी में जनरल आउटम के नेतृत्व में एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और इस रिपोर्ट में ये बोलते हैं आउटम की ये अवध है, इस अवध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाए। क्यों मिला लिया जाए? तो इस समय तक देखेंगे फ्रेंड्स कि मराठा भी धीरे धीरे कमजोर हो चुके थे। यही कारण था कि ये डायरेक्ट अब अवध के एरिया को अब अपने साम्राज्य में मिला लिए। और इसी आधार पर, इसी रिपोर्ट के आधार पर फ्रेंड्स कुशासन का आरोप लगाते हुए ये विलय कर लिया जाता है 1856 ईस्वी में। और ये विलय कौन करता है फ्रेंड्स? उस समय गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो भूलिएगा मत, उस समय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी का सबसे इंपॉर्टेंट नीतियों में एक आता है फ्रेंड्स विलय और हड़प की नीति। इसी को क्या बोला जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसी को विलय और हड़प की नीति बोला जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या किया जाता है कि अवध के जो नवाब होते हैं ये वाजिद अली शाह, इनको पेंशन देकर और कलकत्ता भेज दिया जाता है। और इस प्रकार अवध साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर आ जाती है फ्रेंड्स। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे देखेंगे ये बिहार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि पटना कलम का जो विकास हुआ था वो पटना कलम का विकास यहीं से होता है, जो वाजिद अली शाह के समय में वहां पर बहुत सारे चित्रकार वहां पर वाजिद अली शाह संरक्षण देकर रखते हैं। और इसी वाजिद अली शाह का जब पतन होता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिपत्य हो जाता है, डायरेक्टली अधिपत्य हो जाता है, तो यही क्या करते हैं चित्रकार कि उस अवध वाले एरिया से निकलकर और पटना वाला एरिया में आकर बस जाते हैं। और बसने के बाद यहाँ पर पटना चित्रकारी या यूं कहें तो पटना कलम का विकास करते हैं। तो फ्रेंड्स बीपीएससी मेंस का फर्स्ट पेपर में ये फिक्स रहता है, हर एक मीन्स अगर दो एग्जाम हो तो उसमें एक समय में एक एग्जामिनेशन में तो ये फिक्स ही रहता है कि पटना कलम पूछ दे फ्रेंड्स। ठीक, तो ये इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार मैंने अभी अवध के बारे में बता दिया। इसके बाद अगला लेक्चर में फ्रेंड्स हैदराबाद को लेकर आऊंगा, इसके बाद मैसूर, पंजाब, ऐसे ही करके सारे डिटेल मैं कवर कर दूंगा फ्रेंड्स। तो आप लोग इस स्क्रीनशॉट लेकर ये बार बार रिवीजन करते रहिए फ्रेंड्स, और हमारे आधुनिक भारत के इतिहास के लेक्चर सीरीज में आप लोग बने रहे फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद।